पिछला क्लास कौन सा टॉपिक हुआ था बताओ? मतलब शायद हार्ट वाला खत्म हो गया था ना? यस सर। क्या क्या हम लिखाए थे? क्या स्क्रीनशॉट है तो फिर बताओ लास्ट क्या था? ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर हो गया था ना, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम भी लगता है हो ही गया था। सर डिस्कस कर लिए थे। डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा प्लांट में जाएंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा है, इसको लिख ही देते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ओके सर। हो गया?
ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो, लिम्फ खत्म हो गया। ठीक है, हो गया, ले लिए। यस सर। ठीक, अब देखो, अब हम लोग जो है ये लिम्फ का था, और अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, पहले उसके पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सर देखो, हाँ बोलो। सर लिम्फ का फंक्शन में दिया मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सर कैसे? वो डिक्रीज जो ये करता है ना, डिक्रीज प्रेशर वगैरह को जो डिक्रीज करता है ना, वो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड कम हो जाएगा तो ये फ्लूइड ऐड हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रक्ट करता है, और ये फ्लूइड जब मिल जाएगा ना तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट वगैरह जो कमी हो जाता है ये उसको फुलफिल करता है। इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ? सर लिम्फ नोड्स क्या होता है सर? लिम्फ नोड, देखो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड है पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट है, और वही लिम्फ नोड जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को जो बोलते हैं। देखो टिश्यू फ्लूइड है क्या? तो टिश्यू फ्लूइड एक तरह का कहने का मतलब है कि जैसे एक फ्लूइड है जो कि टिश्यू से ही रिलीज होता है, और उसके बाद फिर ये जो लिम्फ है, लिम्फ नोड इसमें क्या करता है ना, इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। और लिम्फ नोड ही जो है सब जगह, मतलब वैसे जगह प्रेजेंट होगा बॉडी में जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, क्योंकि ब्लड से एक्सचेंज होगा लिम्फ में, फिर लिम्फ जो है वो अदर पार्ट्स को देगा, क्योंकि हर जगह ब्लड वेसल्स नहीं होता है। पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है वहां पे एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल कैसे होगा, तो ये फ्लूइड बीच में बनने से ब्लड से एक्सचेंज इसमें होगा, फिर ये जो है नेक्स्ट पार्ट को प्रोवाइड कर देगा। तो वो लिम्फ नोड ही होता है जो सिक्रीट करने का काम करता है न्यूट्रिएंट वगैरह, क्योंकि न्यूट्रिएंट वगैरह जाना, क्योंकि हम लोग पढ़े हो गए 9th में, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो ब्लड वेसल्स नहीं होता। तो टिश्यू है, ठीक है, उसको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी तो सेल चाहिए, उसको भी तो प्रोडक्ट होना चाहिए, आई मीन प्रोटेक्शन देना, मतलब उसको भी तो चाहिए हार्मफुल सब्सटेंसेस से। तो ये फ्लूइड उसको प्रोटेक्ट भी देता है, न्यूट्रिएंट भी देता है, इसीलिए। ठीक है, और बोलो। सर टिश्यू फ्लूइड सर क्यों सीक्रेट होता है सर? टिश्यू फ्लूइड को सिक्रेट होता है, अच्छा एक चीज हमको सिंपल सा चीज बताओ कि मान लिया जाए किसी पार्ट में अगर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा है ब्लड के थ्रू, तो उसके लिए कोई ना कोई तो पार्ट होगा ना, तो वो यस सर। हाँ देखो होता क्या है, टिश्यू जो है, टिश्यू के अंदर में सेल है तो उसमें सिक्रीशन होते ही रहेगा, तो वो सिक्रीट करता है कुछ फ्लूइड, आई मीन एक लिक्विड टाइप से, और उस लिक्विड में लिम्फ नोड जो है, लिम्फ नोड में कुछ सिक्रीट करता है, लेकिन उस लिम्फ नोड में न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट होता है, वो दोनों मिक्स होके टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, बस वही है, और बोलो। सर लिम्फ फॉर्मेशन एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर, नहीं समझ लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस सर। देखो सबसे फर्स्ट में ये हमारा मान लो टिश्यू है, इसके अंदर में सेल वगैरह होगा, तो ये जो फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, लेकिन इस टिश्यू फ्लूइड में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट होना चाहिए, और साथ में WBC भी हम लिखे हैं, बस मेन पॉइंट ही लिखे WBC न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट के तौर पे बहुत कुछ है, प्रोटीन्स वगैरह है, या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो सब होना चाहिए। ठीक है, तो सोचो ये फ्लूइड है बट इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह WBC नहीं है, तो WBC जैसे मान लो WBC कहाँ से आएगा? ये ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है, इसमें WBC प्रेजेंट है और RBC प्रेजेंट और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। WBC का स्ट्रक्चर होता है अमीबॉइड या इरेगुलर, तो उसका मूवमेंट भी इरेगुलर होता है, और उसी मूवमेंट की वजह से ये स्क्वीज आउट हो जाता है। WBC यहाँ है, वो बाहर आ गया, मतलब स्क्वीज आउट हो गया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडेसिस, और ये मिल गया इस फ्लूइड में, तो बन गया एक तो WBC मिल गया, न्यूट्रिएंट। पूरे बॉडी में लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड से जो सिक्रीशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट वगैरह जो रिलीज हो रहा है, वो भी इसमें मिल जा रहा है। देखो न्यूट्रिएंट भी मिल गया और WBC मिल गया, और इसीलिए बन गया ये टिश्यू फ्लूइड। हम और टिश्यू फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा फ्लूइड है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि ब्लड वेसल्स है नहीं,
तो करेगा क्या, ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, ठीक है, इसमें मिल गया, इस फ्लूइड से मिल गया, अब ये फ्लूइड जो है ये टिश्यू को प्रोवाइड कर दिया, तो वो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड हो गया और WBC उसको बचा भी लिया, इसीलिए इसी को बोलते हैं सेक्रेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो कि येलोइश कलर का होता है, समझे? यस समझ गया? सर, हाँ, यस चलो सर। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो इसमें बहुत कुछ है जो तुम लोग 9th में पढ़े होगे, हमको आंसर चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोड़ा देखते हैं याद है या नहीं है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में तुम लोग देखते होगे कि जैसे हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है या जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके लिए ऑर्गन है, उसके लिए सिस्टम है, बहुत सारा मतलब पार्ट हेल्प करता है, जैसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह है, या फिर हम लोग बोलते हैं ब्लड है, ब्लड सेल्स है, बहुत कुछ है, ब्लड वेसल्स है, बहुत कुछ इसमें है। बट प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट लेकिन प्लांट में कोई भी तरह का ऑर्गन नहीं डेवलप है, कोई भी तरह का सिस्टम डेवलप नहीं है, लेकिन उसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो है टिश्यू ही है जो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर हम उसको वस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं, हम उसको वो नाम दे दिए हैं। मतलब उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि दो चीज ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, एक वाटर को करना है, मिनरल्स को करना है, और फूड को करना है, तो वाटर के साथ मिनरल्स चला जाएगा और फूड अलग वे में जाएगा। तो ये जो मटेरियल है, ये ट्रैवलिंग मटेरियल बोलो या एक्सचेंजिंग मटेरियल बोलो या ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बोलो या सर्कुलेटिंग मटेरियल बोलो, जो तुमको सही लगे बोल सकते हो, इसको अगर ट्रैवलिंग कराना है, इसको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो प्लांट में ऑर्गन है नहीं, ऑर्गन सिस्टम है नहीं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लांट में टिश्यू है जो इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या पता चला कि प्लांट में एक ऐसा टिश्यू प्रेजेंट है जो मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए वो मॉडिफाई है, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए सिंपल है, हम लोग 9th में टिश्यू के बारे में पढ़े ही हैं, ठीक है, तुम लोग पढ़े होंगे, तो बता कौन सा टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है, चलो पढ़ो सबको, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम को कोई डिफाइन करो, ठीक है, जाइलम को डिफाइन करो, फ्लोएम बाद में करेंगे। बताओ जाइलम किस टाइप के टिश्यू का वो पार्ट है, क्योंकि प्लांट में बहुत टाइप का टिश्यू है, पहले हम लोग 2 डिवाइड में किए थे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में भी था तुम्हारा 3 पार्ट, उसका परमानेंट में भी था 2 पार्ट, फिर उसका 3 पार्ट, फिर उसका 2 पार्ट। ये किस टाइप का टिश्यू है ये बताओ? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलो बताओ परमानेंट टिश्यू क्यों बोला गया, कोई एक आंसर दो, ठीक है ना, कोई एक आंसर कोई भी दे सकते हो, परमानेंट क्यों बोला गया, बोलो, कोई बोलो, कोई बात नहीं, बोला ना, कोई एक बोलो। डिवीजन का कैपेसिटी खो दिया था। कहाँ से कोई डिवीजन नहीं होता था। हाँ, परमानेंट टिश्यू तभी टिश्यू कहलाएगा जब उस टिश्यू का सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी अपना लॉस कर लेता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसका जो सेल है, क्योंकि टिश्यू बना है ग्रुप ऑफ सेल से, जो उसका सेल है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी अपना रखता है, बना के रखता है, या फिर वो डिवाइडिंग हमेशा करते रहता है, वो कैपेसिटी उसके पास प्रेजेंट है, लेकिन ये कैपेसिटी एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है, परमानेंट में। अब हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं, तो जाइलम एंड फ्लोएम बोले कॉम्प्लेक्स, क्योंकि परमानेंट का फिर 2 है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्किलेनकाइमा वो कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में 2 है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे जब जाइलम एंड फ्लोएम है और ये इसका काम है ट्रांसपोर्ट कराना, कंडक्ट करना, जिसको कॉमनली हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर हम बोल सकते हैं वस्कुलर टिश्यू। प्लांट में अगर कहीं भी लिख दे कि इसमें, इस प्लांट में वस्कुलर टिश्यू है, तो जाइलम फ्लोएम है। इस प्लांट में वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर जो कंपाउंड है तो वो एब्सेंट है, कहने का मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है। अगर लिख दे प्रेजेंट है तो क्या होगा उसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम है। मतलब देखो टर्म बहुत कुछ चेंज करेगा, ठीक है। एक तो तुम लोग सब जान रहे हो कि परमानेंट का वो टाइप है, ठीक है, चलो सब कोई जानते हो, बहुत अच्छी बात है। उसका परमानेंट में भी किसका, कॉम्प्लेक्स का, ये भी हम लोग जान गए।
तो चलो ये चीज बेसिक समझ गया, लेकिन इसको हम लोग देखो क्या क्या नाम ले सकते हैं। वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वस्कुलर सिस्टम भी बोलता है, कहीं कहीं पे इसका लिखता है नाम, मतलब वही है। और इसका एक नाम है कंडक्टिंग टिश्यू। क्या नाम है? कंडक्टिंग टिश्यू। क्योंकि कंडक्टिंग सिस्टम बोल सकते हैं या टिश्यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक जगह से कंडक्ट करके दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। मेनली ये जाइलम के लिए यूज हुआ क्योंकि सॉइल से वाटर को कंडक्ट करता है बहुत सारा प्रोसेस के लिए। हम लोग इस टाइम आई मीन 10th में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं आज, कि आखिर रूट में, रूट से जो वाटर ऊपर जाता है, रूट नीचे है, ऊपर लीफ में जाता है, कैसे जाता है उसको आप हिल ट्रांसपोर्ट, एसेंट ऑफ शेप, इस तरह वर्ड से हम लोग उसको बोलते हैं। अब समझ में आ गया कि वस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर सिस्टम सब एक ही चीज है। अगर ये कहीं भी आता है प्लांट के केस में तो प्लांट के केस में यूज होगा, उसको ध्यान रखना, उसको जाइलम एंड फ्लोएम ही बोलेंगे। अब थोड़ा जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है। जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, जिसका काम होता है वाटर एंड साथ साथ में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि मिनरल्स जो है वो विदाउट वाटर नहीं जा सकता है, चाहे तुम सॉइल के थ्रू ले जाओ या तुम, क्योंकि सॉइल में भी अगर हम डालते हैं मिनरल्स तो वाटर के थ्रू ही अब्सॉर्ब होता है। एक चीज कॉमन हमेशा ध्यान रखना कि प्लांट में जो एज ए न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, वो मेनली कौन होता है? वो मेनली होता है कौन? वो होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक तरह का हम लोग पढ़ेंगे, अगर तुम लोग जो भी लेने वाले हो बायो, अभी बता दे रहे हैं 11th में एक टॉपिक मिलेगा तुम लोग को, मिनरल न्यूट्रिशन, जो प्लांट के केस में पढ़ते हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन सा एसेंशियल मिनरल्स है या कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है, मिनरल्स है, जो प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और या जो भी उसका फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं एज ए न्यूट्रिएंट मिनरल्स को लिया गया है। बट अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में बस एक ही वर्ड आता है, वो है हमारा ग्लूकोज, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन प्लांट में ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग आई मीन प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, कहीं पे भी अगर मिनरल्स को लेके जाना है तो मिनरल्स हमेशा आयंस के फॉर्म में जाता है। विदाउट आयन के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब या उसका यूटिलाइजेशन कम से कम एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, यूटिलाइजेशन अलग बात है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक प्रोसेस तुम लोग पढ़े होगे 9th में, उसमें क्या बताता है कि N2 गैस का फॉर्म है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर नाइट्रेट में कर रहे हैं, फिर नाइट्राइट में कर रहे हैं, मतलब वो कन्वर्सन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अगर हम डायरेक्टली नाइट्रोजन डाल देंगे, नाइट्रोजन, क्योंकि नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि N2 गैस के फॉर्म में, हम लोग ये जान रहे हैं। तो सोचो नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्लांट ले सकता है? नहीं। उसको अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट करना है, तुम लोग को याद होगा तो हम एक छोटा सा बताते हैं, N2 NH3 NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, इस फॉर्म में जो है प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता था, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल हम उसको बोलते थे, ठीक है। साइकिल इसलिए क्योंकि इसका यूज होके फिर ये डिकम्पोज होके फिर कहाँ चल जाएगा? जहां से आया है, मतलब क्योंकि साइकिल पूरा करना है भाई, ठीक है। तो जहां से वो आ रहा है वहीं पे उसको जाना है, इसको साइकिल बोलते हैं। बट N2 फिक्सेशन का भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। क्यों करता है? कि उसका भी काम है। बट हमको यहाँ पे एक ही चीज बताना है कि एनिमल हो या फिर प्लांट या माइक्रोब, अगर उसको मिनरल्स चाहिए तो दिमाग में बैठा लो कि बिना आयंस के वो उसको नहीं ले सकता है, चाहे वो कोई। जैसे हम लोग के बॉडी में मिनरल्स किस किस सोर्स से जा सकता है, तो बताओ। हम लोग के बॉडी में मिनरल्स किस फूड के फॉर्म में, कौन सा फूड खाने में मिनरल्स मिलेगा बताओ? सब फ्रूट में सर, सब पपाया हो गया, मिल्क, फ्रूट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। फ्रूट में सबको ले लेते हैं, और फ्रूट के अलावा मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स, और क्या? और कहीं राइस, व्हीट, सीरियल्स। राइस में तुमको मिनरल्स मिलेगा, सब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो अलग न्यूट्रिएंट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो हम एक छोटा सा कैटेगरी बता देते हैं। प्रोटीन खाना है तो कॉमन नॉनवेज खाओ, वेज में खा सकते हो, वेज में दाल, मशरूम, पनीर। देखो एक कॉमन सा चीज है याद करने का, मतलब जितना भी तेल मसाला वाला चीज है, मतलब जो मसाला डाल के अच्छा लगता है खाने में,
वो प्रोटीन होता है। जो मीठा है भाई वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कॉमन मतलब पहचानने का। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा सेब में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सो कुछ कुछ चीज को छोड़ के, ठीक है। अच्छा बताओ सेब में क्या है, एप्पल में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन, गुड। यस सर, आयरन। आयरन। अभी तो तुम लोग खुद बोले कि सर फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का बात ही नहीं आता है ना। तो अब ऑरेंज भी मीठा है, बस में विटामिन सी मिल जाता है। तो मतलब एक ओवरऑल अगर बात करते हैं कि नहीं, जो स्वीटेन टेस्ट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। चलो ये कॉमन है, बट अब अलग अलग चीज है अलग अलग केस में। तो मिनरल्स, जैसे हम बता रहे हैं मिनरल्स का बात कर रहे हैं, तो प्लांट में मिनरल्स भी जा रहा है तो वाटर के थ्रू जा रहा है, वाटर के थ्रू जा रहा है। और वाटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में। हम लोग कुछ भी डालते हैं, जैसे मान लो हम लोग फर्टिलाइजर भी डालते हैं, फर्टिलाइजर क्या है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो केमिकली फॉर्म किया गया है, उसको डालेंगे हम, जैसे प्लांट में अल्टीमेटली सॉइल में जाएगा, सॉइल में पानी के साथ मिलेगा, पानी के साथ वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का बस एक ही चीज है कि मिनरल्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में विदाउट आयंस के फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं जा सकता है। अब जैसे फास्फोरस, एटीपी बनाना है, फास्फोरस चाहिए, तो फास्फोरस के लिए हम लोग को PO3 या PO4 माइनस के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे बोले एप्पल आयरन को खा रहे हैं, तो हम लोग एप्पल खाए, उसमें चला गया आयरन, हमको मिल जाता है। इसी तरह से मिनरल्स जो है वो विदाउट आयंस के फॉर्म में नहीं जाने वाले। चलो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि अगर प्लांट के केस में मिनरल्स की बात करोगे तो हम लोग नॉर्मली ग्लूकोज वगैरह को मिनरल्स लेते हैं, और वो है भी, बट प्लांट के लिए जो मिनरल्स है वो उसका न्यूट्रिशन है वो उसका मिनरल्स है, क्योंकि हर एक मिनरल्स का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके बिना वो काम नहीं कर सकता है। मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका, ग्रोथ का, उसका डेवलपमेंट का, या जो भी एक्टिविटी है उसके लिए मिनरल्स का जरूरत पड़ जाता है। इसलिए प्लांट के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनरल्स के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिना वाटर के मिनरल्स नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग भी पानी पीते हैं, हमको पानी से क्या मिलता है, मिनरल्स ही मिलता है, एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं आरओ वाटर पीते हैं, तो बोलता है पहले उसका साफ कर देता है, उसके प्रोसेस में साफ करने के बाद फिर उसको क्या करता है, उसको करता है साफ करने के बाद फिर उसको मिनरलाइज करता है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। हम लोग जैसे बॉटल, सिल्ड बॉटल पानी पीते हैं, ठीक है, तो पहले लिखता था मिनरल वाटर, बट अब देखना लिखता है पैक्ड मिनरल वाटर, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली ऐड करके उसको, मिनरल ऐड करके वो पैकेट के फॉर्म में लाके बेच रहा है, ठीक है। बट अगर मिनरल वाटर बोलते हैं तो वो नेचुरल मिनरल वाटर, जैसे गंगा का पानी शुद्ध बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध रहा नहीं, क्योंकि अब पहले क्या 10 साल में भी गंगा का पानी खराब नहीं होता था, लेकिन अब क्या 5 से 6 साल तक में वो थोड़ा ना बहुत स्मेल वगैरह जो आने लगा है कुछ कुछ, तो पॉल्यूटेंट के कारण। तो वो जो गंगा का पानी तुम समझ रहे हो वो शुद्ध है, वो प्योर है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली दो चीज का होगा, एक मिनरल्स का, एक वाटर का। तो वाटर के थ्रू ही मिनरल्स चला जाएगा, ठीक है। और एक फूड का, जो फूड प्लांट में बना वो लीफ में बना, लेकिन उसको पूरे प्लांट बॉडी में चाहिए, तो वो वहां से जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो किसके थ्रू करने वाला है, वो फ्लोएम के थ्रू। और जाइलम के थ्रू कौन जाता है, वाटर एंड मिनरल। समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जाइलम फ्लोएम का। तो जाइलम का फंक्शन पता चल गया, इसके बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, ठीक है। देखो जाइलम जो कंपोनेंट है वो डेड पार्ट से बना होता है, उसका जो जाइलम का कंपोनेंट जो उसका सेल है वो डेड सेल से बना होता है, ठीक है। उसका मेन ट्रैकरी एलिमेंट बना होता है 4 कंपोनेंट से, और वो डेड सेल होता है, लेकिन उसमें से एक ऐसा है जो कि वो लिविंग है। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में ज्यादा हम डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तुम लोग 9th में पढ़े होगे, और जिसको अगर लिखना है तो हमको अभी रिप्लाई करना कि सर हमको लिखा दीजिए, ठीक है। वैसे पहले समझ लो, फिर अगर नहीं होगा तुम लोग का फुलफिल तो बोलोगे, फिर हम लिखा देंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम बता रहे हैं जाइलम, ठीक है। तो जाइलम जो हम बोले उसमें क्या बताए कि ये जो है डेड सेल से बना। ये बना किससे, डेड सेल, मोस्टली डेड सेल है, बट एक्सेप्ट
जाइलम कौन सा बता सकता है, कौन सा? पैरेन्काइमा। हाँ पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल है, बाकी बात कौन है, तीनों में वो डेड सेल है। पहला कैरेक्टरिस्टिक यही हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है, तुम्हारे सामने 4 कंपोनेंट है, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। चलो हम अगर तुम लोग से ये पूछे कि इस चारों एलिमेंट में कौन सा 2 एलिमेंट मेन ट्रैकरी एलिमेंट कहलाता है, या मेन कंडक्टिंग पार्ट या कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड प्लांट कहलाएगा, तो क्या आंसर होगा? वेसल्स और ट्रैकिड। वेसल और ट्रैकिड। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ठीक है। चलो गुड। देखो जो मेरा क्लास किया है बाबू, ठीक है, उसको तो आंसर आना चाहिए, और अगर उसको आंसर नहीं आ रहा है मतलब वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स को हम लोग बोलते हैं मेन ट्रैकरी एलिमेंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यही 2 कंपोनेंट है, यही 2 कंपोनेंट है जो कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, मेन बोल रहे हैं, मेनली। ऐसा नहीं कि ये दोनों काम नहीं करता है, ठीक है। जाइलम फाइबर, यहाँ तुमको वर्ड फाइबर दिख रहा है, ठीक है, तो टिश्यू में याद होगा तो फाइबर एंड स्क्लेरेट भी पढ़े होगे। तो फाइबर ऑलवेज डेड होता है, जो पार्ट डेड होता है फाइबर के केस में हम लोग क्या जाने थे कि ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। तो लिख देते हैं ठीक से, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एक ऐसा है जो लिविंग है। अब यहाँ पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू का क्या फंक्शन था? स्टोर फूड याद है सर, तो बताओ। फूड का फूड को स्टोरेज। स्टोर करना। हाँ, फूड को स्टोर करना, ये भी है। और साथ साथ में जाइलम पैरेन्काइमा अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ कंडक्टिंग की बात हो रही है, उस हिसाब से अगर इसका फंक्शन की बात करें तो ये जो है लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लैटरल मूवमेंट, ठीक है। तो लिख सकते हो हेल्प इन लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चलो बताओ यहाँ लैटरल मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कोई बात नहीं, आता है, ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं। पहले हमको ये भी बताए हैं जो मेरे क्लास में हो थे, तो ठीक है, या नहीं तो फिर हम बताओ लैटरल का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ लिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम है जाइलम के बारे में तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। जाइलम के बारे में किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो हम लोग बताओ भी, ठीक है। आ गया सबको समझ में मतलब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का फ्लोएम है, ठीक है। तो आज फ्लोएम को हम खत्म करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम सबसे फर्स्ट में, फ्लोएम जो है ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही है और इसका भी काम है कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसका काम क्या है? तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, मतलब कि ये जो है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। अभी पिछले टॉपिक जब बात चल रहा था तो यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल का बात हुआ था। तो यहाँ ध्यान रखना कि फ्लोएम जो है वो बाय डायरेक्शनल वर्क करता है, बाय डायरेक्शनल वर्क करेगा। कैसे बाय डायरेक्शनल? सपोज इट मान लो
ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, और मान लो इस पार्ट में ये लीफ का पार्ट है, ये अपर पार्ट लीफ होता है, ठीक है, सबको जान दे, लीफ पार्ट में फूड बना, ठीक है। अब एक यहाँ पे जैसे मान लो इसी का लीफ लेते हैं, 1 नंबर हम यहाँ डाल देते हैं। अब सपोज इट मान लो ये एक यहाँ पे भी जरूरत है फूड का, एक यहाँ पे भी जरूरत है फूड का, एक यहाँ पे भी जरूरत फूड है, एक यहाँ पे भी जरूरत है फूड है, मतलब 4 होगा सपोज है। तो फूड जो होता है एक साथ यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, मतलब चारों साइड पे वो एक साथ ट्रेवल कर सकता है, उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फ्लोएम जो होता है वो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो शो करता है, मतलब फूड को एक टाइम पे 2 से 3 जगह लेके जाता है। लेकिन जब फूड का ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसको एकदम क्लियर रखना कि फूड जो है जब इस मतलब बनता है, मतलब सिंथेसाइजिंग, वहां से पहले वो स्टोर होता है, मतलब प्लांट में एक स्टोर मतलब ऑर्गन है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उस रीजन पे पहले जाके प्लांट क्या होगा, फूड क्या होगा, स्टोर होगा, फिर वो वहां से सब जगह जहां पे जरूरत है लेके जाता है, ठीक है, ये चीज है। अब हम इसका कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट है ये भी सर मल्टी डायरेक्शनल क्या होता है सर? एक से ज्यादा जी, वही बाय डायरेक्शनल लिख रहे हैं, बाय में 2 हो गया, मल्टी में एक से ज्यादा डायरेक्शन, वही चीज है, ठीक है, बट बाय डायरेक्शनल सब जगह यूज होता है इसलिए हम यही यूज करते हैं। तो 4 कंपोनेंट से ये क्या होता है, कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सीव ट्यूब, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल, उसके बाद फिर वही है फ्लोएम फाइबर, और उसका है फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा है, क्या उल्टा है समझना, ये तीनों पार्ट, ये जो तीनों पार्ट है ये है लिविंग पार्ट, आई मीन लिविंग सेल से ये बना हुआ है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल एंड पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर इज अ डेड सेल कंपोज्ड ऑफ डेड पार्ट या डेड सेल से बना होता है, ठीक है। तो जो काम जाइलम फाइबर का था वही काम इसका भी है, मतलब ये एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को, या फिर हम बोल सकते हैं टिश्यू को। अब जब सीव ट्यूब है इसमें भी ट्रैकरी एलिमेंट है, ठीक है, लिविंग पार्ट डेड पार्ट अगर समझ गए तो हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, अच्छा नीचे लिख देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसमें भी जो ट्रैकरी एलिमेंट है, ट्रैकरी एलिमेंट कौन आंसर करेगा बताओ, इसमें मेन ट्रैकरी एलिमेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सा है बताओ। ट्यूब पहला 2 सर, सीव सेव ट्यूब ट्यूब कंपेनियन और दूसरा हो गया कॉम्पेनियन सेल, क्या हो गया, कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। और उसमें भी एक चीज याद रखना कि जो हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ रहे हैं, चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कंपेनियन सेल एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यही इसका एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब 4 कंपोनेंट से बना है तो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल इज अ मेन प्राइमरी एलिमेंट, ये हम समझ गए। फ्लोएम फाइबर का क्या काम है समझ गए। फ्लोएम पैरेन्काइमा का वही है कि लैटरल मूवमेंट ऑफ लैटरल मूवमेंट करवाता है, हम डायरेक्टली लैटरल मूवमेंट लिख रहे हैं, और लैटरल मूवमेंट ऑफ लिख ही देते हैं, ऑफ फूड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम इसका मैकेनिज्म अभी यही बताते हैं ताकि ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। इसको समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ इस एलिमेंट पार्ट में, क्योंकि इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म में जाएंगे। अब मैकेनिज्म में कैसे काम करता है सीव ट्यूब कंपेनियन सेल ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो समझ गए ना। इसको स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट कर लो फटाक से और रिप्लाई करो सर हो गया, जल्दी हम हट रहे हैं थोड़ा सा। हो गया सर, हो गया ना, चलो ठीक है।
अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसके मैकेनिज्म को हम समझाते हैं। ये मैकेनिज्म समझ लोगे, फ्लोएम पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर जाइलम पार्ट में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो कॉम्पेनियन सेल और सिव ट्यूब का अरेंजमेंट है उसी के हिसाब से इसका मूवमेंट भी होता है। तो सबसे पहले उसका अरेंजमेंट समझ लो। ये है इसका अरेंजमेंट, देखो कैसे एक दूसरे से चैनल में कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना होता क्या है, ज्यादा हौच पौच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस समझ जाना। ये ठीक है, अब ये हो गया। ये है इसका न्यूक्लियस, तो तुमको इतना समझ में आएगा कौन कॉम्पोनेंट सेल है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सीव पोर्स। ठीक है, हम अलग लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट है सीव प्लेट। ठीक है, ये चीज है। तो देखो ये वाला पार्ट कॉम्पेनियन सेल और ये वाला पार्ट सीव प्लेट या सीव ट्यूब इसी को बोला जाता है, और उसमें जो पोर्स प्रेजेंट है वो सीव पोर्स बोलते हैं। होता क्या है, सबसे पहले जहां पे फूड बना, मान लो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, हम उसको बोल दिया सोर्स, और जहां पे जरूरत है उसको हम लिख रहे हैं सिंक। क्या लिख रहे हैं? सिंक। सोर्स टू सिंक ये मूवमेंट करता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब फूड आएगा तो सबसे पहले कॉम्पेनियन सेल इसको क्या कर लेगा? रिसीव करेगा। कॉम्पेनियन सेल इसको क्या कर रहा है? रिसीव किया। उसके बाद ये सीव पोर्स के थ्रू नेक्स्ट कॉम्पेनियन सेल में जाएगा। फिर देखो ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, फिर ये नेक्स्ट गया, फिर इस तरह से पूरे प्लांट में बाय डायरेक्शनल या फिर बोल सकते हो मल्टी डायरेक्शनल। देखो कितना सारा, एक से गया, दूसरा एरिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मतलब 10 वो डायरेक्शन में चला गया। अब इससे भी कनेक्ट हो सकता है दूसरा, इससे भी कनेक्ट हो सकता है दूसरा, इसलिए इसको बोलता है मल्टी डायरेक्शनल या बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो सोर्स मतलब लीफ, पहले वहां पे उसको रिसीव किया, फिर वहां से उसको इस तरह से सेल टू सेल ट्रांसफर किया जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस करता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस से सिंक तक लेके गया। सिंक का मतलब जहां पे उसका यूज हो रहा होना है, क्योंकि फूड चाहिए भाई, फूड मतलब ग्लूकोज चाहिए, हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए, हर एक पार्ट को चाहिए, जो लिविंग है उसको चाहिए ही, क्योंकि ग्लूकोज से वो एनर्जी मतलब उससे वो एनर्जी बनाने वाला है, मैन्युफैक्चर करने वाला है, तो इस तरह से वो काम करता है। यही है तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म फ्लोएम का, कैसे ये ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, सो इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। आज जो है यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जाइलम का कंपोनेंट पढ़ ही लिए हैं, जाइलम का जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट क्लास हम लोग खत्म करेंगे। उसके पहले जो भी आज पढ़ाए हैं नेक्स्ट क्लास थोड़ा इसका नोट्स भी लिखना है। ठीक है, सो डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में फ्लोएम के बारे में जो है और जाइलम के बारे में डिटेल्स जो है, क्या कंपोनेंट है, क्या है, नहीं है, वो नहीं लिखाएंगे। फ्लोएम का जो आज बनाए हैं, बताए हैं, उसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। उसके नीचे जो मैकेनिज्म फ्लोएम का ये वाला है इसको बस लिखाएंगे। और अगर जाइलम और फ्लोएम का कंपोनेंट लिखाना है कि नहीं सर हमको हर एक पार्ट का लिखा दीजिए, तो वो हमको बता दो, हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9th में जो पढ़े हो तो उसको रिव्यू कर लेना, वही सब चीज है। यहाँ पे डायरेक्टली मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम है डिस्कस करके खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इसका मैकेनिज्म हम लोग जरूर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जाइलम के पास जाएंगे। ठीक है, मतलब जाइलम में आगे बढ़ेंगे। तो आज जो भी जाइलम फ्लोएम का बताएं उसको जरूर नोट कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना है?
कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें रिलेटेड, इसमें नहीं समझ में आया, फ्लो में जो भी आज जो हम लोग का क्लास हुआ उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर।